बर्फानी मैदान में एक बर्फानी चीता डॉक्टर की पुश्त पर खड़ा पुरहैबत आवाज में गुर्राने लगा और फिर डॉक्टर के पलटते ही पलटते उस चीते ने डॉक्टर पर छलांग लगा दी कि फिर अचानक एक मौजज़ा रोनुमा हुआ। और वो मौजज़ा क्या था? अकल को साकित करती और जिस्मो जान को लर्जाती हुई अपनी नौयत की एक अछूती मौजज़ाती कहानी, जहरीले दोस्त। प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्ज बहुत माहिर सन्यासी था, जड़ी बूटियों का माहिर था। पूरे शहर में उसकी शोहरत फैली हुई थी। वैसे तो उसके पास तकरीबन हर मरज का इलाज था, लेकिन वो खासकर मर्दाना और जनाना बीमारियों का इलाज करता था। दूर दूर के इलाकों से लोग उसके पास इलाज करवाने आते थे और वो उनका इलाज बहुत तवज्जो और लगन से करता था। डॉक्टर जॉर्ज चूंकि सन्यासी था, इसलिए वो अक्सर शहर से बाहर दूर दराज के मकामात पर मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ और कीड़े मकोड़ों को तलाश करने जाता था। वो मुख्तलिफ जंगलों, बयाबानों, सहराओं, पहाड़ों और इस तरह के दूसरे मखसूस इलाकों का भी सफ़र करता और अपने लिए मखसूस हशरातुल अर्ज़ और जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता। फिर वो इन कीड़े मकोड़ों और जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ दवाइयाँ बनाकर लोगों का इलाज करता और दोबारा अपना सफ़र शुरू कर देता। इस वक्त डॉक्टर जॉर्ज जर्मनी के एक छोटे से टाउन मार्को में एक बर्फानी पहाड़ी पर एक लकड़ी के पुराने से केबिन में रिहाइश पजीर था। उसने यहाँ के बर्फानी पहाड़ों से सियाह रंग के बिच्छू नुमा कीड़े एल्फा पकड़े थे। एल्फा ऐसे कीड़े थे जो बिच्छू जितने चौड़े और लंबे थे और आम कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते थे। डॉक्टर जॉर्ज ने एल्फा को एक बहुत ही खास मकसद के लिए पकड़ा था। वो इन कीड़ों से एक ऐसी दवाई बनाना चाहता था जिससे बूढ़ा भी जवान नजर आने लगे। इस मकसद के लिए उसने जर्मनी के अलावा मॉस्को, वियना और ऑस्ट्रेलिया के सहरा से भी कुछ कीड़े और जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। डॉक्टर जॉर्ज लकड़ी के केबिन में एक कुर्सी पर बैठा था। सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा था। ये केबिन सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर था, इसलिए ऊपर होने की वजह से और बर्फानी इलाके की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा थी। यही वजह थी कि डॉक्टर जॉर्ज ने गर्म कोट पहन रखा था और हाथों पर दस्ताने चढ़ा रखे थे। डॉक्टर जॉर्ज ने कुछ देर बैठने के बाद केबिन में बनी हुई अंगीठी में कोयले की मदद से आग चलाई और अपने लिए चाय तैयार करने लगा। कुछ देर बाद वो एक बार फिर कुर्सी पर बैठकर बाहर का नज़ारा कर रहा था और साथ साथ चाय भी पीने लगा था। डॉक्टर जॉर्ज यूं ही खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक उसे फायर की आवाज़ सुनाई दी। वो फायर की आवाज़ सुनकर चौंक उठा। इस वीराने में गोली किसने चलाई? डॉक्टर जॉर्ज ने बुड़बुड़ाते हुए खुद से कहा। डॉक्टर जॉर्ज इस दौरान केबिन के दरवाजे पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था कि अचानक एक और फायर की आवाज़ आई। इस दफ़ा फायर की आवाज़ करीब से आई थी। लगता है कोई गड़बड़ है, मुझे खतरे की बू आ रही है। डॉक्टर जॉर्ज ने केबिन से बाहर निकलकर कहा, शायद कोई शिकारी शिकार कर रहा हो। डॉक्टर जॉर्ज ने बुलंदी से नीचे आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए खुद से कहा। ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हुए डॉक्टर जॉर्ज के पांव बर्फ में बुरी तरह धंस रहे थे। थोड़ी ही दूर जाकर डॉक्टर जॉर्ज को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बर्फीली जमीन खुदाई कर रहा हो, और फिर डॉक्टर जॉर्ज ने आवाज की समत में चलना शुरू कर दिया। कुछ लम्हों बाद उसे बर्फ से ढके हुए सफेद दरख्तों की ओट में 2 आदमी नजर आए जो कि बेलचों से खुदाई कर रहे थे। डॉक्टर जॉर्ज ने गौर से देखना शुरू किया। वो कुल 3 आदमी थे, जिनमें से 2 खुदाई कर रहे थे और एक खड़ा इधर उधर देख रहा था। शायद वो पहरा दे रहा था। ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर जॉर्ज ने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा। एक बर्फानी टीले के साथ बैठकर किसी माहिर सुराख रसां की तरह उन तीनों को देखना शुरू किया। अचानक टीले की ओर से डॉक्टर जॉर्ज ने देखा कि उनमें से 2 आदमी कोई भारी चीज घसीटते हुए उस खुदाई वाली जगह पर ला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। क्या मुसीबत है? डॉक्टर जॉर्ज ने खुद से कहा और टीले की ओट में जगह तब्दील करके वहां देखने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां से कुछ नजर नहीं आ रहा था। लगता है मुझे थोड़ा करीब जाना पड़ेगा, डॉक्टर जॉर्ज ने खुद से कहा और टीले से नीचे उतरने लगा। उसने दस्तानों समेत अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल रखे थे और निहायत एहतियात से ऊंचे नीचे रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर आगे जाकर वो एक बड़े दरख्त की ओट में छुप गया और उन तीनों आदमियों की तरफ देखने लगा। ये जगह कदरे पहले वाली जगह से बेहतर थी।
वो आसानी से उन आदमियों पर नजर रख सकता था। डॉक्टर जॉर्ज ने देखा उन तीनों आदमियों ने किसी काले रंग की भारी भरकम चीज को कढ़े में डाला, ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दी। डॉक्टर जॉर्ज अभी उन्हें हैरानकुन आंखों से देख रहा था कि अचानक डॉक्टर जॉर्ज को अपने अकब में गुर्राहट की आवाज सुनाई थी। डॉक्टर जॉर्ज ने मुड़कर देखा तो उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। एक बर्फानी चीता दरख्तों के दरमियान खड़ा डॉक्टर जॉर्ज की तरफ देखकर गुर्रा रहा था। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर जॉर्ज ने हस्बे आदत कांपते होंठों के साथ खुद से कहा। चीता अब भी पहले की तरह गुर्रा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता चीते की गुर्राहट में तेजी आ रही थी। चीता यूं ही डॉक्टर जॉर्ज की तरफ देखकर गुर्रा रहा था कि अचानक डॉक्टर जॉर्ज ने दरख्त की ओर से निकलकर अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। उसका रुख उन तीनों आदमियों की तरफ था जो अभी तक खोदे हुए गड्ढे को मिट्टी और बर्फ से भर रहे थे। चीते ने भी जस लगाकर डॉक्टर जॉर्ज के पीछे भागना शुरू कर दिया। अनकरीब चीता डॉक्टर जॉर्ज को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था कि अचानक एक फायर हुआ और चीता कलाबाजी खाता हुआ भाग गया। डॉक्टर जॉर्ज वहीं पर गिर गया था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उठो और बताओ तुम कौन हो? एक राइफल वाले आदमी ने डॉक्टर जॉर्ज से पूछा। वो उन्हीं तीनों आदमियों में से एक था। बाकी दो आदमी भी अपनी अपनी राइफलें उठाए उसके करीब आकर खड़े हो गए। मुझे सहारा दो प्लीज, मैं उठ नहीं सकता, डॉक्टर जॉर्ज ने उस आदमी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उस आदमी ने डॉक्टर जॉर्ज का हाथ पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और फिर राइफल तान कर कहा, तुम मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे थे? मैं एक सन्यासी हूं। सामने उस ऊंची पहाड़ी पर केबिन में मेरी रिहाइश है। मैं यहां दवाई बनाने के लिए मखसूस कीड़ों की तलाश में आ निकला था कि फिर न जाने कहां से यह चीता आ गया और मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने उसे देखकर आप लोगों की तरफ भागना शुरू कर दिया था कि आप लोग मेरी जान बचा लेंगे, और आपने वाकई फायर करके मेरी जान बचा ली। डॉक्टर जॉर्ज ने घबराए हुए लहजे में कहा, हमने तो तुम्हारी जान बचा ली है, लेकिन अब तुम हमारे लिए खतरा बन गए हो। उस राइफल वाले आदमी ने डॉक्टर जॉर्ज से कहा। क्या मतलब खतरा? डॉक्टर जॉर्ज ने कहा। कुछ नहीं, तुम ये बताओ तुमने हमें कब देखा था? उस आदमी ने कहा। जब मेरे ऊपर चीते ने हमला किया था तो उस वक्त मेरी नजर आप लोगों पर पड़ी थी, डॉक्टर जॉर्ज ने जवाब दिया। टोनी, इसका मतलब है कि इसने सब कुछ देख लिया है। दो आदमियों में से एक आदमी ने पहले वाले आदमी को टोनी कहकर कहा, तुम ये बताओ तुम्हारे केबिन में और कौन है तुम्हारे साथ? केबिन में? केबिन में तो मैं अकेला रहता हूं। वहां सिर्फ मेरे पकड़े हुए मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें मैंने मुख्तलिफ बोतलों और डब्बों में बंद किया हुआ है, डॉक्टर जॉर्ज ने टोनी को बताया। ठीक है, हम इसे इसके केबिन में ले चलते हैं, बाकी फैसला वहीं करेंगे, टोनी ने बाकी दोनों साथियों से कहा, और वो तीनों डॉक्टर जॉर्ज पर राइफलें ताने उसे उसके केबिन की तरफ ले जाने लगे। इस वक्त तकरीबन शाम के साए ढल रहे थे। जहां केबिन के अंदर डॉक्टर जॉर्ज एक कुर्सी पर मोटी रस्सी से बंधा हुआ था, उसके हाथ और पांव भी बड़ी सख्ती के साथ बंधे हुए थे। वो तीनों आदमी, जिनमें टोनी भी था, केबिन में हर तरफ मिट्टी का तेल छिड़क रहे थे। डॉक्टर जॉर्ज मजलूम और बेबस आंखों से उन्हें देख रहा था। सॉरी डॉक्टर, टोनी ने तेल का गैलन एक तरफ फेंकते हुए कहा। तुमने हमें खून करते हुए देखा और फिर लाश को दफनाते हुए भी देख लिया है, इसलिए तुम हमारे लिए बहुत खतरनाक आदमी हो। अगर हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम पुलिस को सब कुछ बता दोगे और हम सब फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। इसलिए आज हम तुम्हें तुम्हारे इस केबिन में चला देंगे ताकि पुलिस इसे एक हादसा समझे। लेकिन मैंने तुम लोगों को खून करते हुए, डॉक्टर जॉर्ज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन टोनी ने उसकी बात काट दी। तुम अब इस बात को नहीं मानोगे डॉक्टर, क्योंकि कोई भी मुजरिम जुर्म करने के बाद नहीं मानता। लेकिन हम जानते हैं तुमने सब कुछ देख लिया है, इसलिए अब तुम्हारी मौत के सिवा कोई चारा नहीं। हम तुम्हें गोली मारकर भी हलाक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा मसला है। हम पहले भी एक लाश को ठिकाने लगाने में अपना काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं, अब मजीद खतरा मोल नहीं ले सकते, टोनी ने जहर आलूद लहजे में कहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं डॉक्टर, तुम बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस दफा टोनी ने फिर डॉक्टर जॉर्ज की बात काटते हुए कहा, तुम लोग मोमबत्ती को इस टेबल पर जला दो।
जब मोमबत्ती बिल्कुल खत्म होने के करीब आएगी तो मेज पर छिड़के हुए मिट्टी के तेल में खुद ब खुद आग लग जाएगी और पूरा केबिन जल उठेगा। इस तरह पुलिस की नजर में यह मौत एक हादसा होगी, टोनी ने कहकहा लगाते हुए कहा। टोनी और उसके साथियों ने तमाम काम मुकम्मल किए और केबिन से बाहर निकल गए। बाहर जाते वक्त उन्होंने बाहर से भी केबिन का दरवाजा बंद कर दिया था। डॉक्टर जॉर्ज टेबल पर जलती हुई मोमबत्ती को बेबसी से देख रहा था, जो कि तेजी से पिघलती जा रही थी। मेज की सतह मिट्टी के तेल से भीगी हुई थी। अगर मोमबत्ती खत्म होती तो आखिरी शोले से मेज आग पकड़ लेती और यूं पूरे केबिन में आग फैल जाती। डॉक्टर जॉर्ज बहुत परेशान था। वो लोग एक खिड़की भी खुली छोड़ गए थे जहां से आग को ऑक्सीजन मिल रही थी। जब मोमबत्ती का शोला फड़फड़ाता तो डॉक्टर जॉर्ज का दिल तेजी से हिलने लगता और वो बेख्तियार कांप उठता। डॉक्टर जॉर्ज की कुर्सी केबिन के एक मोटे सुतून के साथ बंधी हुई थी और मोमबत्ती वाली टेबल से थोड़े फासले पर थी। डॉक्टर जॉर्ज ने अपने हाथों की रस्सियों को आपस में रगड़कर उन्हें ढीला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब ना हुआ। उसने यही तरीका टांगों की रस्सियों के साथ भी इख्तियार किया, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहा। मोमबत्ती तकरीबन आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी थी और मजीद तेजी से जल रही थी। जब डॉक्टर जॉर्ज के दिल में अपनी मौत का मंजर सामने आता तो वो बेख्तियार कांप उठता। ओह माय गॉड, प्लीज मेरी मदद करो, बेख्तियार उसके मुंह से निकला। मोमबत्ती बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज पर चल रही थी। डॉक्टर जॉर्ज ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कोई चीज देखने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज नजर ना आई जो उसकी जान बचाने में मुअव्विन साबित होती। कि उसने अपने सामने पड़ी हुई एक बेंचनुमा मेज की प्लास्टिक शीट को अपने दांतों से पकड़कर खींच लिया। उस बेंचनुमा मेज पर एक प्लास्टिक शीट बिछी हुई थी जिस पर बेशुमार शीशे के मर्तबान और दूसरे डब्बे पड़े हुए थे। प्लास्टिक शीट के खींचने से तमाम के तमाम डब्बे और दूसरी चीजें फर्श पर गिर गईं और इधर उधर बिखर गईं। अचानक डॉक्टर जॉर्ज ने देखा फर्श पर बहुत से एल्फा रेंग रहे थे। ये वही एल्फा थे जो डॉक्टर जॉर्ज ने दवाई बनाने के लिए पकड़े थे। ये एल्फा मेज पर एक बंद शीशे के मर्तबान में कैद थे, लेकिन मर्तबान के नीचे गिरने की वजह से मर्तबान का ढक्कन खुल गया और सारे के सारे एल्फा बाहर निकल आए। तमाम एल्फा का रुख उसकी मेज की तरफ था जिस पर मोमबत्ती बिल्कुल बुझने के करीब चल रही थी। डॉक्टर जॉर्ज के दिल में उम्मीद की किरण पैदा हो गई। वो रेंगते हुए एल्फा को गौर से देख रहा था। एल्फा बड़ी तेजी से मेज की टांगों के जरिए मेज की सतह तक पहुंच गए थे। पहला एल्फा मोमबत्ती के बिल्कुल ऊपर से गुजरा, लेकिन तपिश को बर्दाश्त न कर सका और दूसरी तरफ चला गया। अब 3 इकट्ठे एल्फा मोमबत्ती के शोले की तरफ लपके। मोमबत्ती का शोला फड़फड़ा रहा था। इधर डॉक्टर जॉर्ज कांपते दिल के साथ ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद उन 3 एल्फा में एक और मोटा एल्फा शामिल हुआ और शोले के ऊपर से गुजर गया। मोमबत्ती का शोला बिल्कुल कम हो गया था क्योंकि धीरे धीरे तमाम एल्फा मोमबत्ती के गिर्द जमा हो गए थे। आखिरकार वो मोटा एल्फा दोबारा लौटा और शोले के ऊपर से गुजरने लगा। इसी दौरान मोमबत्ती का शोला फड़फड़ाकर बुझ गया और केबिन में तारीकी छा गई। डॉक्टर जॉर्ज ने एक लंबा सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। वो सोच रहा था कि आज अगर ये जहरीले दोस्त ना होते तो वो जिंदा ना होता। इन जहरीले दोस्तों ने उसकी जिंदगी बचा ली थी।